हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर ऑनलाइन एग्जाम 2023 के इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करेंगे। जो पेपर हमारा 23 जनवरी 2023 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था, उसका हम लोग सीटेट का इंग्लिश का पेपर आज सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने इससे पहले के पेपर्स को सॉल्व नहीं किया है, नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आपको सारे पेपर्स की वीडियोज मिल जाएंगी। साथ ही यदि आपने 2021-2022 वाले ऑनलाइन एग्जाम पेपर्स को भी नहीं देखा है, तो उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोज मिल जाएंगी। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। साथ ही यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चंस के लिए पैसेज दिया हुआ है, तो ये पैसेज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्योंकि अगर हम पैसेज पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस को करेंगे। ये जो पैराग्राफ है वो काफ़ी इजी है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। लेकिन यदि आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पैसेज भी पढ़ के समझा दूंगी। फिलहाल हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस को करेंगे, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पे आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, हु वाज द न्यू विजिटर? नया विजिटर कौन था? नंबर 1 द स्पीकर, 2 मिस्टर डेविड ए न्यू गेस्ट, 3 मिस्टर भंडारी, 4 द पोर्टर। तो जो न्यू विजिटर थे वो थे मिस्टर डेविड, ए न्यू गेस्ट, एक नए मेहमान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वाज द न्यू विजिटर ड्रेस्ड? किस तरह की जो न्यू विजिटर थे डेविड, वो किस तरह की ड्रेस्ड मतलब कपड़े पहनते थे? वेल ड्रेस्ड, इन इल फिटिंग क्लॉथ्स, इन शॉर्ट्स, इन समर क्लॉथ्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इन इल फिटिंग क्लॉथ्स, यानी कि फिटिंग क्लॉथ्स जो थे वो पहनते थे, एकदम चुस्त कपड़े पहनते थे जो विजिटर थे हमारे नए वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मेड द पोर्टर बो लो? ही गॉट ए गुड टिप, ही वॉज इन्वाइटेड टू हैव कॉफ़ी, ही वॉज रिलीव्ड दैट ही गॉट रिड ऑफ ए स्ट्रेंज क्लियंट, ही नेवर एक्सपेक्टेड सच ए फ्रेंडली ट्रीटमेंट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो पोर्टर था उसके लिए क्या मिला था? तो ही गॉट ए गुड टिप, उसको एक अच्छी टिप मिली थी, उसने एक अच्छी टिप प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द नरेटर प्लानिंग टू डू? जो नरेटर है, जो कहानी को बता रहा है, नरेट कर रहा है, वो क्या प्लानिंग करता है, क्या योजना बना रहा है? नंबर 1, ही केम टू द गेस्ट हाउस टू मीट इट्स ओनर, 2 his friends were already staying there, 3 he had planned a visit to the nearby caves, 4 he was invited by the landlord and the landlady for the treatment of their daughter। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो नरेटर था वो प्लान कर रहा था ए विजिट टू द नियर बाई केव्स, पास के ही गुफाओं में घूमने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजिट करने की या घूमने की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड मिस्टर डेविड रेस्पॉन्ड टू मिस्टर भंडारीज ग्रीटिंग्स? मिस्टर डेविड ने मिस्टर भंडारी के ग्रीटिंग्स का क्या रेस्पॉन्स दिया, क्या प्रत्युत्तर दिया? नंबर 1, ही थॉट इट ब्लो हिज डिग्निटी टू रेस्पॉन्ड टू विद ए स्माइल एंड ए नोड नॉनचैलेंटली या कैजुअली। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विद ए स्माइल एंड ए नॉड। उन्होंने स्माइल किया और नॉड दिया उनको, इस तरह से उन्होंने उनको रेस्पॉन्स किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड मिस्टर डेविड ट्रेवल टू द सिटी? मिस्टर डेविड ने सिटी यानी कि शहर की जो यात्रा थी वो कैसे की? नंबर 1, बाई हिज ओन कार, वॉक डाउन, बाई ए मेल ट्रेन, ऑन द हॉर्सबैक। तो उन्होंने यात्रा की थी बाई ए मेल ट्रेन, एक मेल ट्रेन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हु हैड केप्ट द सील्ड एनवलप फॉर मिस्टर डेविड? मिस्टर डेविड के लिए जो सील्ड एनवलप था, बंद एनवलप था, यानी कि बंद लिफाफा था, वो किसने रखा था?
नंबर 1 है द लैंडलॉर्ड ऑफ द गेस्ट हाउस टू द स्पीकर 3 द पेशेंट सीकिंग अपॉइंटमेंट फॉर द पोर्टर हैड लेफ्ट इट बिहाइंड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा द लैंडलॉर्ड ऑफ द गेस्ट हाउस के लैंडलॉर्ड ने बंद लिफाफा रखा था मिस्टर डेविड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 राइट द एंटोनिम ऑफ नियर बाई। नियर बाई का एंटोनिम यानी कि अपोजिट वर्ड हमें बताना है। नियर बाई का मतलब होता है पास में। नंबर 1 है इसका सेक्लूडेड, 2 डिस्टेंट, 3 रिमोट, 4 आइसोलेटेड। तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्टेंट यानी कि दूर। नियर बाई का होता है पास और डिस्टेंट का हो जाएगा दूर। ये इसका नियर बाई का एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि फ्रेंड्स यहाँ से हमारा दूसरा पैराग्राफ शुरू हो जाता है। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लें। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको इस पैराग्राफ को समझा दूँगी। हम लोग चलिए डायरेक्ट क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा फॉरेस्ट्स mostly help to number 1 purify the air, 2 improve the quality of fertilizers, 3 provide wild animals for hunting, 4 provide the tourists with resorts। जो फॉरेस्ट हैं वो मोस्टली किस चीज़ में सहायता करते हैं? तो वो सहायता करते हैं प्योरीफाई द एयर, हवा को शुद्ध करने में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। फर्स्ट जो क्वेश्चन ऑप्शन है इसका वो सही आंसर है। फर्स्ट मोस्टली हेल्प टू प्योरीफाई द एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 इन द पास्ट मैन। इन द पास्ट यानी कि अतीत में यानी कि भूतकाल में जो आदमी था। नंबर 1 ऑलवेज लिव्ड इन जंगल्स, 2 डिड नॉट गो फॉर हंटिंग, 3 डिड नॉट डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर इकोलॉजी, 4 डिड नॉट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। तो जो पास्ट था यानी कि जो हमारा भूतकाल था, भूतकाल में जो आदमी था वो क्या करता था? डिड नॉट रियलाइज, महसूस नहीं करता था। किस चीज़ को महसूस नहीं करता था? इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों की महत्वता को यह जो था रियलाइज महसूस नहीं करता था। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 Ironically, man himself is number 1 responsible for the restriction of forest, 2 not dependent on forest for survival, 3 getting his entire food from the forest, 4 realizing oxygen to be consumed by the trees। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। जो आयरनिकली यानी कि व्यंग्यात्मक रूप से जो आदमी था वह खुद को क्या करता था? रेस्पॉन्सिबल मानता था, दोषी उत्तरदायी मानता था फॉर द डिस्ट्रक्शंस ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के जंगलों के डिस्ट्रक्शंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 चूज द सिनोनिम ऑफ एसेंशियल। एसेंशियल मीन्स होता है फ्रेंड्स आवश्यक, ठीक है। तो इसका हमें सिनोनिम बताना है। नंबर 1 है इम्पॉर्टेंट, 2 नेसेसरी, 3 इम्परेटिव, 4 इनसिग्निफिकेंट। तो इसका एसेंशियल मीन्स होता है आवश्यक, तो इसका जो हमारा सिनोनिम होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नेसेसरी। नेसेसरी मीन्स भी आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू प्योरीफाई। यहाँ पर प्योरीफाई का अपोजिट मीन चूज करना है, अपोजिट वर्ड बताना है। प्योरीफाई मीन्स होता है शुद्ध, पहला है प्लंडर, दूसरा है डिस्क्रिएट, तीसरा है डिस्ट्रॉय और चौथा है पॉल्यूट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। एक मिनट, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्योरीफाई शुद्ध करना और पॉल्यूट मीन्स होता है प्रदूषित करना। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। प्योरीफाई का अपोजिट विलोम शब्द हो जाएगा पॉल्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 एज मैन हैज प्रोग्रेस्ड हिज डिपेंडेंस ऑन फॉरेस्ट हैज। जैसे ही जो आदमी था उसने प्रोग्रेस की, हिज डिपेंडेंस अपनी जो डिपेंडेंस थी यानी कि उसका जो
वह डिपेंड था फॉरेस्ट पर, उसमें उसने उन्नति की। नंबर 1 डिक्रीज्ड, नंबर 2 इंक्रीज, नंबर 3 बिकम डायरेक्ट, 4 बिकम इनसिग्निफिकेंट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इंक्रीज्ड। एज मैन हैज़ प्रोग्रेस्ड हिज डिपेंडेंस ऑन फॉरेस्ट हैज़ इंक्रीज। जैसे ही आदमी ने अपना जो डिपेंडेंस है वो फॉरेस्ट यानी कि जंगलों पर इंक्रीज किया यानी कि बढ़ाया, तो उसने प्रोग्रेस की यानी कि उन्नति की। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज एन अर्जेंट नीड ऑफ ए मैसिव प्रोग्राम ऑफ। नंबर 1 है डिफॉरेस्टेशन, 2 फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, 3 एफॉरेस्टेशन, 4 बोथ 2 and 3। तो यहाँ पर फ्रेंड्स राइट आंसर है हमारा दूसरा और तीसरा, दोनों ही हमारे सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। बोथ 2 and 3 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। देयर इज एन अर्जेंट नीड, बहुत ही आवश्यकता थी। ए मैसिव प्रोग्राम, एक मैसिव प्रोग्राम की ऑफ किसके लिए? फॉरेस्ट प्रोटेक्शन यानी कि जंगलों के प्रोटेक्शन के लिए, और एफॉरेस्टेशन दोनों के लिए इसकी ज़रूरत थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। चलिए अब पेडागोजी के क्वेश्चंस आ गए हैं, तो चलिए पेडागोजी के क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द टीचर वाज रिव्यूइंग व्हाट द स्टूडेंट्स लर्नड अर्लियर इन द डे ड्यूरिंग ए लैंग्वेज एक्टिविटी ऑन ए पोएम। द टीचर वाज रिव्यूइंग, जो टीचर है वो रिव्यूइंग करती हैं, देखती हैं कि जो स्टूडेंट हैं लर्नड अर्लियर इन द डे यानी कि शुरुआती दिनों में सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? ड्यूरिंग ए लैंग्वेज एक्टिविटी ऑन ए पोएम। पोएम में एक भाषा के क्रियाकलाप में सीख रहे हैं। फॉर दिस ए होल क्लास डिस्कशन वाज इनिशिएटेड बाई हर। फॉर दिस, इसके लिए जो पूरा क्लास का डिस्कशन है, वाज इनिशिएटेड बाई हर, उसके द्वारा इनके द्वारा पहल की गई थी। दिस डिस्कशन इज, तो यह जो डिस्कशन है वो है नंबर 1 डिस्कोर्स, 2 पोएटिक डिवाइसेस, 3 स्कीमा, 4 रिवीजन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 डिस्कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। द लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इज नंबर 1 एन एरिया ऑफ द ब्रेन प्री प्रोग्राम्ड टू लर्न लैंग्वेज, an area of the brain where language is stored, 3 a device that made learning more than one language in childhood possible, और चौथा है a device that allowed children to experiment with new words। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरे का। द लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इज, जो है जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है वो क्या है? एक एरिया है, एन एरिया है ऑफ द ब्रेन प्री प्रोग्राम्ड टू लर्न लैंग्वेज, भाषा सीखने के लिए एक एरिया है ऑफ ब्रेन प्री प्रोग्राम्ड ब्रेन के लिए। और हमारा इसका राइट आंसर पहले के साथ साथ तीसरा भी होगा। एक डिवाइस है डेट मेड लर्निंग मोर देन वन लैंग्वेज इन चाइल्डहुड पॉसिबल। बचपन में मतलब बाल्यावस्था में जो है लैंग्वेज को और ज़्यादा, एक लैंग्वेज से ज़्यादा लैंग्वेज को सीखने के लिए है ये एक डिवाइस। तो पहला और तीसरा दोनों ही इसका आंसर सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। विच कॉग्निटिव एबिलिटी इज रिक्वायर्ड फॉर रीडिंग एक्विजिशन? नंबर 1 मेंटल रिप्रेजेंटेशन, 2 थ्योरी ऑफ माइंड, 3 स्पोकन लैंग्वेज, 4 इमेजिनेशन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा स्पोकन लैंग्वेज। कॉग्निटिव एबिलिटी के लिए क्या रिक्वायर है फॉर रीडिंग एक्विजिशन में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 स्पोकन लैंग्वेज, भाषा को बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। What are the 3 stages of phonological awareness? फोनोलॉजिकल अवेयरनेस की 3 स्टेजेस थी, 3 स्थितियाँ क्या हैं? नंबर 1 सिलेबल्स, वर्ड, सेंटेंस, 2 साउंड्स, पिच, टोन, 3 डेप्थ, स्पीड, रिदम, 4 सिलेबल्स, राइम्स, फोनेम्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसकी जो तीन स्टेजेज हैं फोनोलॉजिकल अवेयरनेस की वो हैं सिलेबल्स, राइम्स और फोनोनेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ए चाइल्ड इज गोइंग टू द मार्केट विद हर फादर। एक बच्चा अपने पिता के साथ मार्केट जा रहा है। वाइल गोइंग, जाते हुए, हिज फादर पॉइंट्स आउट, उसका जो पिता है उन्होंने पॉइंट आउट किया, एंड रीड
रोड साइंस, और रोड के साइंस को पढ़ा यानी कि प्रतीकों को पढ़ा। एंड स्टोर साइंस, और उन साइंस को स्टोर किया। दिस विल हेल्प हिम टू डेवलप, तो यह उसके किस विकास में सहायक होगा। नंबर 1 प्रिंट अवेयरनेस, 2 साइन लैंग्वेज अवेयरनेस, 3 एथिक अवेयरनेस, 4 फोनेमिक अवेयरनेस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रिंट अवेयरनेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ए टीचर गेव द हैंड आउट्स फॉर पिक्चर रीडिंग एक्टिविटी, जो एक टीचर हैं जो देती हैं पिक्चर रीडिंग एक्टिविटी के लिए हैंड आउट्स। दीज पिक्चर्स विल हेल्प चिल्ड्रन इन, तो ये जो पिक्चर्स हैं, ये जो तस्वीरें हैं, वो बच्चों की सहायता करेंगी किस चीज़ में। नंबर 1 स्पीच डेवलपमेंट में, 2 ड्राइंग डेवलपमेंट में, 3 एस्थेटिक डेवलपमेंट में, 4 आर्ट डेवलपमेंट में। तो ये बच्चों की सहायता करेंगी स्पीच डेवलपमेंट में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द साइन ऑफ इमरजेंट लिटरेसी, इमरजेंट लिटरेसी का कौन सा निम्न में से साइन नहीं है। नंबर 1 है ए चाइल्ड रियलाइजिंग वन रीड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, 2 ए चाइल्ड रीड्स अप्रोप्रिएटली, 3 ए चाइल्ड रियलाइजिंग दैट लेटर्स रिप्रेजेंट राइटिंग, 4 ए चाइल्ड स्क्रिबल्स विद ए पर्पस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा ए चाइल्ड रीड्स अप्रोप्रिएटली, एक बच्चा सही ढंग से पढ़ता है। ये जो है ये इमरजेंट लिटरेसी का साइन नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। फाउंडेशनल लिटरेसी इज़ द एबिलिटी टू, जो फाउंडेशन लिटरेसी है वो किसकी योग्यता है। नंबर 1 रिकॉग्नाइज द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट, 2 आइडेंटिटी अप्रोप्रिएट फोनेम्स, 3 राइट कंप्लीट सेंटेंसेज, 4 रीड एंड राइट। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 रीड एंड राइट, लिखने और पढ़ने की योग्यता है फाउंडेशनल लिटरेसी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इन प्रिपेयरिंग रीडिंग टेस्ट, रीडिंग टेस्ट को तैयार करते हुए द टीचर इज बेस्ट एडवाइस्ड टू, टीचर को क्या सलाह सबसे ज़्यादा एडवाइस होनी चाहिए, क्या चीज़ उसको सलाह देनी चाहिए। नंबर 1 द टेल द चिल्ड्रन द टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे शुड डू द बेस्ट दे कैन टू, आस्क लर्नर्स टू रीअरेंज द जम्बल्ड सेंटेंसेज इन द प्रॉपर सीक्वेंस एज पर द टेक्स्ट रीड, 3 ask the learners to read the instruction clearly and write a paragraph on the theme of the text read following the word limit, 4th है give the pupils practice in answering questions similar to the type that will appear on the test। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। टेस्ट को बनाते समय, टेस्ट को प्रिपेयर करते समय टीचर को क्या एडवाइस देनी चाहिए। तो आस्क लर्नर्स टू रीअरेंज द जम्बल्ड सेंटेंसेज इन द प्रॉपर सीक्वेंस एज पर द टेक्स्ट रीड, टेक्स्ट को पढ़ कर के जो लर्नर्स हैं उनको जो सेंटेंसेज हैं उनको प्रॉपर सीक्वेंस में रीअरेंज करने के लिए उसको सलाह देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है ए टीचर इंगेजेज हर लर्नर्स इन ए नंबर ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज सच ए ग्रुप डिस्कशंस, जो टीचर है वो अपने लर्नर्स को, विद्यार्थियों को इंगेज करती है, शामिल करते हैं इन ए नंबर ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज़, कई सारी क्रियाकलापों सामूहिक क्रियाकलापों में, सच एज ग्रुप डिस्कशंस, जैसे कि सामूहिक डिस्कशन हो गया आपका, ग्रुप प्रोजेक्ट्स हो गया, और रोल प्ले यानी कि नाटक, रोल प्ले हो गया आपका, नाटक हो गया। सच लर्निंग प्रोसेस विद पीयर ग्रुप्स, इस प्रकार की जो लर्निंग के प्रोसेस हैं यानी कि क्रियाकलाप हैं विद पीयर ग्रुप्स जोड़े में, वाज एडवोकेटेड बाई, वो एडवोकेटेड हो सकते थे। नंबर 1 स्किनर, 2 चॉम्स्की, 3 वाइगोत्स्की, 4 पाइजेट, बुक किसके द्वारा एडवोकेटेड किए गए हैं, प्रतिपादित किए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 वाइगोत्स्की। इस प्रकार का जो सिद्धांत है, जो इस प्रकार के प्रोसेस हैं क्रियाकलाप में, वो वाइगोत्स्की द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 विच ऑफ दीज इज बेस्ड ऑन इफेक्टिव लिसनिंग, निम्न में से इनमें से कौन सा जो है वो इफेक्टिव लिसनिंग के
पर आधारित है। नंबर 1 प्रेडिक्टिंग, 2 नोटिस राइटिंग, 3 नोट मेकिंग, 4 नोट टेकिंग। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा नोट टेकिंग। नोट टेकिंग जो है वो इफेक्टिव लिसनिंग पर आधारित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। स्टूडेंट्स नीड टू ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज। स्टूडेंट्स को ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज़ की आवश्यकता है, ऑर्गेनाइज करने की, ड्राफ्ट करने की, एडिट एंड रिवाइज देयर वर्क, एडिट करने के लिए और रिवाइज करने के लिए अपने वर्क को। इज ए प्रोसेस विच रिफ्लेक्ट, तो ये जो प्रोसेस है वो रिफ्लेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा किस चीज़ को, लिसनिंग स्किल को, स्पीकिंग स्किल को, रीडिंग स्किल को या राइटिंग स्किल को। तो यह फ्रेंड्स प्रभावित करेगा राइटिंग स्किल्स को यानी कि लेखन कौशल को। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। ए टीचर आस्क्स हिज लर्नर्स टू रीड ए टेक्स्ट साइलेंटली। एक जो टीचर है वो अपने लर्नर्स को टेक्स्ट को साइलेंटली यानी कि शांतिपूर्वक पढ़ने के लिए कहती है। एज अ टीचर ही शुड इंस्ट्रक्ट लर्नर्स। एक टीचर के रूप में उसको लर्नर्स को क्या इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए, क्या निर्देश देने चाहिए। नंबर 1 है डेट इफ़ दे एनकाउंटर एनी डिफ़िकल्ट वर्ड दे शुड कम टू द टीचर टू इन्फर द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट एंड रीड विद कॉम्प्रीहेंशन। 3 to underline and pay special attention to grammar items used in the text. 4 to read fast and complete the text in time even if they don't comprehend it. तो right answer होगा option number 2 to infer the meaning of new word from the context and read with comprehension. ये हमारा right answer हो जाएगा। न्यू वर्ड्स को इन्फेयर करना है और फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, दिए गए कॉन्टेक्स्ट के द्वारा, एंड रीड विथ कॉम्प्रीहेंशन, उसको पैराग्राफ में पढ़ना है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है ए लैंग्वेज टीचर आस्क्ड हर लर्नर्स टू डिस्क्राइब इन फ्रंट ऑफ द क्लास एनी मेमोरेबल इवेंट दे डिड ड्यूरिंग देयर समर वेकेशंस। एक जो टीचर है वो अपने विद्यार्थियों से कहती है टू डिस्क्राइब, वर्णन करने के लिए, बताने के लिए, इन फ्रंट ऑफ द क्लास के सामने, एनी मेमोरेबल इवेंट, कोई भी अपनी पुरानी घटना जो घटित हुई हो, दे डिड ड्यूरिंग देयर समर वेकेशंस के समय में उनके साथ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर ए लैंग्वेज लर्नर। निम्न में से कौन सी जो स्ट्रेटजी है वो लैंग्वेज लर्नर के लिए बेस्ट हो सकती है, सबसे अच्छी हो सकती है। नंबर 1 ही शुड आस्क देम टू शेयर द इवेंट्स इन इंग्लिश। 2 ही शुड फोकस ऑन द फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी ऑफ द लैंग्वेज यूज। 3 ही शुड encourage them to express ideas in their home language. 4 he should focus on completing syllabus rather than focusing on such issues. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ही शुड encourage them. उसे अपने जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए टू एक्सप्रेस आइडियाज़, अपने विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए इन देयर होम लैंग्वेज, अपनी मातृभाषा में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है हाउ कैन ए टीचर डेवलप गुड राइटिंग स्किल इन द बडिंग राइटर्स। बडिंग राइटर्स में जो टीचर है वो किस तरह से राइटिंग स्किल्स को अच्छा कर सकता है, मतलब लेखन कौशल को डेवलप कर सकता है, अच्छे से विकसित कर सकता है। नंबर 1 है बाई गिविंग क्लियर इंस्ट्रक्शन ऑन द टॉपिक एंड वर्ड लिमिट। 2 बाई प्रेजिंग लर्नर्स व्हाट दे डिड वेल एंड मेकिंग स्पेसिफिक कमेंट्स टू इम्प्रूव फर्दर। 3 by asking learners to write in a good handwriting. 4 by giving learners detailed feedback on grammatical errors only. तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बाय प्रेजिंग लर्नर्स की प्रेजिंग, प्रशंसा करके, व्हाट दे डिड वेल, जो भी उन्होंने किया है उसके लिए, एंड मेकिंग स्पेसिफिक कमेंट्स, और स्पेसिफिक कमेंट्स देकर, टू इम्प्रूव फर्दर, आगे के इम्प्रूव के लिए। जो टीचर हैं वो विकसित कर सकती हैं अच्छे राइटिंग कौशल को लर्नर्स में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।